वन अडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन है, have occurred in an isolated geographical area, then it is called। अब क्या बोला गया है कि मान लीजिए एक जगह है, वहां पर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन आकर मिल रही है, ऐसा ही कह रहा है। ऐसा कह रहा है तो भाई साहब इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये इवोल्यूशन कौन सा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर आ जाते हैं आप, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, देन 650 टू 800 ऐसा ही लिखना था, सीसी नहीं लिखना था, सीसी तो लिखा हुआ है आगे, ठीक है, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म हुए, ओके। फिर आ जाते हैं आप, ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं बड़े आसान है ये भी। बोला गया है डिफाइन एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस में क्या करा है आपने, एमनियोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि एमनियोटिक चैम्बर है, उसमें से कुछ लिक्विड भरा होता है, उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में से आपको क्या करना है, कुछ सेल्स बाहर निकालने होते हैं, कुछ हिस्सा निकालना होता है लिक्विड का, उसमें क्या होते हैं, फीटस के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हो कि उस फीटस में कोई बीमारी तो नहीं है, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो में, है ना, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो का जो क्रोमोसोमल ऑर्डर है वो कैसा है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, या फिर उसको कोई सिंड्रोम तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जा सकती है, ठीक है। तो एमनियोसिंथेसिस को इस तरह से आपने एक्सप्लेन करा होगा। फिर आ जाते हैं, राइट द कॉजेस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये है 44 ऑटोसोम प्लस XXY, तो यहाँ ट्राइसोमी हुई है, कहाँ पर हुई है, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई है, सेक्स क्रोमोसोम में भी ट्राइसोमी कहाँ हुई है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने लिखे होंगे आपने, 47 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे। Which fungus is used as biological control in the treatment of plant disease? कौन सा फंगस ऐसा जो है जो यूज करा जा सकता है, कहां पर, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ये आपने आंसर लिखा होगा, ठीक है। विच नेमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, अरे भाई साहब ये तो एक नेमेटोड था, क्या नाम था उसका, मिलवादेगाइन इनको गणेशा, ऐसा ही बोला था क्या हमने, मिलेडिगाइन, मिलोडी, अच्छा स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मिलवाडेगाइन इनकोग्नेशिया, 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 ठीक है, मिलवाडेगाइन इनकोग्नेशिया, ये इसका आंसर होना चाहिए, ये लिखा है तो सही है, 1 मार्क्स मिल जाएगा बेटा। फिर आ जाता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई जगह है, इस जगह पे कहीं से कोई कैंडिडेट आ रहा है ना, तो बढ़ाएगा, यही प्रोसेस इमिग्रेशन कहलाता है। यदि यहाँ से जा रहे थे तो ई माइग्रेशन, ये घटाएगा। ये डायग्राम आपको याद आ रहा है, क्या था, डेथ, क्या था, नहीं बर्थ था, बर्थ बढ़ाता है और डेथ जो है वो घटाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद आ जाना चाहिए था, और यहाँ पर सिर्फ इमिग्रेशन के लिए पूछा है, तो इमिग्रेशन क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, विच कलर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय पर्संस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, देन यहाँ पर रेड और ग्रीन में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, रेड एंड ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं, विच पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉजेज टाइफॉइड, अरे साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये पेपर देख के ये जो सीबीएसई स्टूडेंट होते होंगे ना, उनको बड़ा दुख होता होगा, क्या यार ऐसा कोई लेवल होता है क्या पेपर का, हाँ ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या जहां पर ऐसे पूछने के तुरंत बाद आंसर आ रहा हो, और ज्यादा डिफाइन, मतलब ज्यादा न्यूरॉन्स को काम लेने की नीड ही नहीं है, है ना, ब्रेन के इतने न्यूरॉन काम में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म में क्या होना चाहिए भाई, एक को तो फायदा होना चाहिए और दूसरे को क्या फायदा होना चाहिए, ना फायदा ना नुकसान, उसको कोई फर्क ना पड़े, है ना, ऐसा रिलेशन कहलाता है कॉमनसेलिज्म। देन कॉमनसेलिज्म का एग्जांपल एपीफाइट लिख दो बेटा, एपीफाइट लिख दो आप, ठीक है, एपीफाइट इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा बार्निकल्स थे, है ना, बार्निकल्स ऑन वेल एंड वेल, देन बार्निकल्स लगा दो एंड वेल, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो प्लस जीरो रिलेशनशिप था, तो ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, कपास में in the protein that control cotton bollworm is encoded by which gene,
तो यहाँ पर टोटल बोलवर्म के लिए 2 जीन थे, है ना? कौन था? एक तो था CRY1AC और दूसरा था CRY2AB। ये 2 जीन थे जो जिम्मेदार थे इसके लिए, ठीक है? 2 जीन रिस्पॉन्सिबल थे। 10वां डायग्राम से आसान तो और क्या ही होगा, जहां पर सिर्फ लेबल पूछा है। ये भाई साहब 2 पोल से आए हुए न्यूक्लियस थे, तो इनको आपने मार्क करना है क्या? पोलर न्यूक्लियाई। अब मैं तो हूं ना, तो पोलर न्यूक्लियाई को ही सही करूं खाली, मैं तो सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई को ही सही करूं, लेकिन मुझे लगता है किसी ने यदि सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा है तो भी सही कर दिया जाएगा, ठीक है? हालांकि सेकेंडरी न्यूक्लियस सही आंसर नहीं होना चाहिए। आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलर ट्यूब द बोथ पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बताया भी गया है, पोलर न्यूक्लियाई मोर अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ की जो 3 सेल्स हैं, जिनमें से ये जो 2 सेल होती है उनको तो हम सिनर्जिड कहते हैं। सर क्यों बता रहे हो? सिनर्जिड तो पूछा ही नहीं है, पूछा तो ये है, तो जो पूछा है वही लिखो ना सर, है ना? तो पूछा है बेटा एग सेल, एग सेल लेबल करना था। ए और बी को बताना था आपको। ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं इन अबव मेंशन डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक, राइट? नेम ऑफ ईच, सिर्फ नाम ही बताने थे। नाम बताओ, बाकी काम नहीं है, बाकी बकवास नहीं करनी है, सिर्फ नाम बताने। ओके, देन सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? आसान था, कहीं डिफिकल्टी नहीं लगी होगी। सेक्शन बी पे चलते हैं। क्या क्या चीजें लिखनी थी? क्वेश्चन है राइट पैरासिटिज्म बाय गिविंग एग्जांपल इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी थी पैरासिटिज्म की। एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर प्लस माइनस होगा, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, एक होस्ट होगा और दूसरा पैरासाइट होगा। यहाँ पर प्रेडेटर एंड प्रे नहीं है, क्या होना चाहिए? एक तो होस्ट होना चाहिए और दूसरा पैरासाइट होना चाहिए। अब आपने देखे टिक्स ऑन डॉग्स है ना, ये इसी के एग्जाम्पल है। लाइसिस है ह्यूमन, लाइसिस ह्यूमन के जो एग्जाम्पल होंगे वो भी इसी के होंगे। तो ये प्लस माइनस ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए और एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया उनमें से कोई एग्जाम्पल आपने लिखा है, देन इट विल बी राइट। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर कंजर्व करिए जहां पर वो रहना चाहता है, जहां पर वो सरवाइव करना चाहता है, वहीं पर उसको कंजर्व करें, तो ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर करंटली इन इंडिया? 106, है ना? अभी जो रिसेंट डेटा है उसके बेसिस पे 106 नेशनल पार्क इंडिया में है। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, हनी बी में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। देन हनी बी में हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है बेटा, एंड टू एंड मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर जो मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, है ना? 32 क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 16 होते हैं। फिर आपने क्या करा होगा, यहाँ पर तो माइटोसिस से एक मेल गैमेट बनाया होगा जिसको आपने मेल स्पर्म कह दिया होगा। यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस से आपने एक सेल बनाई होगी जिसमें 16 क्रोमोसोम आए होंगे। जिस स्पर्म ने जाकर फर्टिलाइज करा होगा तो वहां पर तो फीमेल बनी होगी, और जो अनफर्टिलाइज एग हैं उन्होंने पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से बनाया होगा फीमेल को, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 ही होने चाहिए। और इन 16 में जिनको रॉयल जेली फीड करवाया गया है, स्पेशल फीड हुआ है, तो वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? क्वीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्वीन में। और जिन्होंने नॉर्मल फीड करा है, वो नॉर्मल फीड करने वाली जो फीमेल है उनको कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें? वर्कर में, श्रमिक, है ना? वर्कर, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। Explain the features required to facilitate origin of replication ORI when cloning into vector। भाई साहब उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहां से वो मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड हो सकते हैं, है ना? तो ORI को आप देखना चाह रहे होंगे और वहां पर इसी को आपको एक्सप्लेन करना था। PBR 322 की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, है ना? जहां पर एक ORI होता है, जबकि आप देखोगे अपना जो डीएनए होते हैं वहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस मल्टीपल होते हैं, कई ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो ओआरआई के बारे में आपको लिखना था। हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। भाई साहब कितने ही सारे फील्ड हैं, ऐसे आपने रोजी काव बना दी, है ना? ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसमें आप ह्यूमन की प्रोटीन वाला मिल्क प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं व्हाट इज बायोब्लास्टिक, बायोलिस्टिक, जिसे आप जीन गन भी कहते हैं। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है किसी होस्ट सेल में, यदि आप किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना चाहते हैं, है ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना चाहते हैं, तो बिना प्लाज्मोडियम के यदि आप बिना प्लाज्मिड की हेल्प के यदि आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, देन यहाँ पर आप बमबारी करवा सकते हैं, बायोलिस्टिक करवा सकते हैं, या फिर जीन गन मेथड से आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन इट इज डायरेक्ट मेथड
टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाने का एक मेथड है, ठीक है। कहाँ पर प्लांट सेल है, फंगस सेल है, वहां पर इसके लिए इन्हीं को यूज किया जाता है। एक्सप्लेन लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, आपको लेटिट्यूड के बेसिस पे बात करनी है। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर से आप जब ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम देखेंगे कि इनिशियली आपको बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई, लेकिन जब जैसे जैसे हम पोल की तरफ पहुंचेंगे, बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है इक्वेटर पे, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, इस जोन में आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी। इससे ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो टेम्परेट जोन में आप चले जाते हैं, तो टेम्परेट जोन में बायोडाइवर्सिटी कम है, और भी पोलर रीजन में जब हम पहुंचेंगे तो बायोडाइवर्सिटी और भी ज्यादा कम है। तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड हाई लेटीट्यूड पे होंगे तो वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी। फिर ठीक है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताना था, तो आप कहाँ से शुरू करते, मेल जर्म सेल से शुरू करते और स्पर्म तक की प्रोसेस तक आपको जाना था, है ना। यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इन चीज़ों को भी आप एडिशनली डिफाइन कर सकते थे, तो आपको उसके मार्क्स जो है वो सही तरीके से मिल पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इतने मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होते हैं आरबीएसई बोर्ड में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। मैच द कॉलम है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस है जो मीट नहीं खाया करते थे, देन प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। फिर आ जाते हैं होमो इरेक्टस, ये तो भाई साहब मांसाहारी थे, देन प्रोबेबली एट मीट। जबकि ड्रायोपिथेकस ऐसे जो थे वो ऐप के जैसे दिखे करते थे, और रामापिथेकस जो थे वो मेन लाइक ऐप थे, है ना। तो रामापिथेकस तो बोला ही नहीं है, ड्रायोपिथेकस पूछा है, तो ड्रायोपिथेकस वाज मोर ऐप लाइक। आपको डायग्राम बनाना था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाने के लिए आप सिंपल डायग्राम जो एनसीईआरटी में मेंशन करा है आप वो कर सकते थे, जहां पर ये बीच में प्रोटीन ऑक्टामर है, ठीक है। प्रोटीन का ऑक्टामर है। प्रोटीन की स्पेलिंग सही लिखो बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन का ऑक्टामर है। इस प्रोटीन के ऑक्टामर में कौन कौन से प्रोटीन हो सकते थे, कौन कौन से थे, H1 था, ऑक्टामर में नहीं था, H1 लिंकर प्रोटीन था, तो आप ऑक्टामर में ना बताकर इसको H1 बाहर लिख दूंगा, हम बाहर लिख देंगे हम। फिर H2A, इसके दो थे, H2B था, इसके भी दो थे, H3, इसके भी दो थे, और H4, इसके भी दो थे। इसके अलावा लिंकर प्रोटीन में आपको H1 मिला। फिर इस न्यूक्लियोसोम में सिर्फ प्रोटीन थोड़ी होता है, हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन पार्ट भी होता है ना, तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा फिर हम चलते हैं, देन ये आप ऐसे कह सकते थे कि सर ओके, अब सही समझ आ रहा है सर कि ये डीएनए होना चाहिए था, और ये जो डीएनए है ये डीएनए भी इसके ऊपर ऐसे लिपटा हुआ होगा, ऐसा आप कह सकते थे। और ये किसी न किसी H1 प्रोटीन जो लिंकर प्रोटीन है उसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बता देता हूँ कि ये H1 प्रोटीन ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर देते, देन इट वाज मोर कन्वीनियंट फॉर यू कि ऐसा भी आप कर सकते थे। फिर आ जाते हैं डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को डिफाइन करना है बेटा, पॉलिनेशन को डिफाइन करो, कर सकते हैं टू ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये तो डिफिनेशन होगी किसकी, पॉलिनेशन की। एक्सप्लेन चेस्मोगेमस, ऐसे फ्लावर जो हमेशा खिले रहते हैं, और क्लिस्टोगेमस, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खिलते, दोनों के बारे में आपको बताना था, है ना। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इसके और में भी था, और में क्या था, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना था। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए, वैसे तो एचएनआरएनए बनता है, लेकिन एमआरएनए बनने की प्रोसीजर को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन करने का आपको लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना था। लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ लाइन से ही बताना है। कैसे बताना है, चलो मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ऐड कर देते हैं पेज। लाइन डायग्राम का मतलब क्या है कि इस तरह से, शायद दिख रहा है क्या कलर, नहीं तो मैं व्हाइट कर दूं इसको। मान लीजिए ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ऐसे बताते कि भाई साहब यहाँ तो प्रोमोटर जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है सर, ये प्रोमोटर होना चाहिए, यहाँ पर टर्मिनेटर होना चाहिए। फिर यहाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का कोई एंजाइम आएगा, और वो इस तरह से इसको पढ़ना शुरू करेगा। फिर आप नेक्स्ट डायग्राम में सेम इसी चीज को कॉपी करते और ये कहते कि ये डीएनए है ना। फिर आप कहते
अच्छा मैंने उल्टा कर दिया है, माफ करिएगा, इसको हमें थोड़ा करना पड़ेगा, चेंज 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 हो जाए, यहाँ से करेंगे, पेन बदलो, पेन बदला, ओके। अब इनमें से एक तो है टेम्पलेट और दूसरा है कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्ट्रिंग। तो टेम्पलेट के थर्ड प्राइम पे जुड़ता है, मान लीजिए इसको मैं टेम्पलेट कहता हूँ, तो इसके बेसिस पे मेरे को आरएनए बनाना है, तो इसका ये थर्ड प्राइम कह दिया और इसको मैंने फिफ्थ प्राइम कह दिया, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये फिफ्थ प्राइम होना चाहिए और ये थर्ड प्राइम होना चाहिए, इसको मैं तो कह देता हूँ ये कोडिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रमोटर है, और प्रमोटर हमेशा कहाँ जुड़ता है, प्रमोटर जुड़ता है टेम्पलेट के थर्ड प्राइम पे। अब यहाँ से आप डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को जोड़, मान लीजिए ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है और ये आरएनए बना रहा है, इस तरह का डायग्राम आप बना देंगे। फिर आप क्या करोगे, अगले ही डायग्राम में, अगले ही पल हम इसको कॉपी करेंगे, अगले ही पल हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम डालेंगे बेटा जी इसको नीचे, कि बेटा तू नीचे आ जा, है ना, हमने इसको नीचे ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको भी कॉपी कर दूं क्या, इसको भी कॉपी कर दें, एक बार और कॉपी कर देते हैं ताकि एक बार और ये आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जैसे जैसे ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा होगा, वैसे वैसे ये आगे भी तो जा रहा होगा, हम थोड़ा सा इरेजर लेते हैं छोटा सा और इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, है ना, और इसको भी यहाँ से रफ कर देते हैं। अब जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पर पहुंच गया होगा, यहाँ पर पहुंच गया होगा, तो इतना सा आरएनए तो ये रख चुका है और आगे बढ़ने वाला है, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तो ये पूरा ही पहुंच चुका है। ये जो सीक्वेंस है वो किसकी है, ये एच एन आरएनए की है। ये एच एन आरएनए के बाद में आप क्या करोगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग करवाओगे और इस आरएनए को तोड़ दोगे, इंट्रॉन्स को हटा दोगे, सिर्फ एक्सॉन रहेंगे और एक्सॉन एक्सॉन वाला आप एग्जिस्ट करता है ऐसा करके फिर एच एन आरएनए से एमआरएनए प्रिपेयर कर दोगे, ठीक है। डिफाइन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट को डिफाइन करना है ना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पॉलन एजेंसीज है डिफरेंट, है ना, अबायोटिक भी है और बायोटिक भी है। विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, एयर एयर जो है और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये अबायोटिक हो गए। ऐसे ही इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इवन हम भी पॉलिनेशन में प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन विंड पॉलिनेशन प्लांट, विंड पॉलिनेशन प्लांट में पॉलिनेशन के लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी में बिलीव ना करने के बजाय क्वांटिटी पे बिलीव करवाना है, और आप क्या कहोगे, यहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनेंगे, फ्लावर ऐसे अट्रैक्टिव नहीं होंगे, है ना, रफ मतलब ड्राई पोलन ग्रेन बनते हैं, हवा में इजीली उड़ सकते हैं, स्टिग्मा इनका स्टिकी होता है, ये सारी बातें आप लिख सकते थे। फिर आ जाते हैं, राइट एनी वन सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलिएंट फीचर्स दिए हुए थे कि भाई साहब हमें पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस हमें पता करना है, ये सारी चीजें आपको बता देनी थी। ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल, अडेप्टर मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाना था कि वैसे तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन दिखने में ये डबल स्टैंडर्ड होता है, और यहाँ पर आपको ऐसे डिसाइसी लूप है, वेरिएबल लूप है ना, एक्सेप्टर लिम्ब है, ये सारी चीजें आपको बता देनी थी। बड़ा आसान पेपर बनाया है आरबीएससी ने इस बार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवेज, भाई साहब अनवांटेड वेस्ट है अपने घर का जो बेकार पड़ा चीज है, उसी को हम नाइट्रोजनस वेस्ट को हम सीवेज कहते हैं। व्हाई कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है, अमोनिया निकलेगा ना, एंड अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर अस, है ना, एक्सप्लेन करना है आपको। फिर एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में कौन था, याद करो, बीटी बैसिलस थोरेंसिएंसिस, है ना, यूज करा जा सकता है, माइक्रोब्स कंट्रोल, इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, है ना, माइक्रोब्स ही था क्या, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ओके। माइक्रोब्स ठीक है, बैक्टीरिया है, बैसिलस थोरेंसिएंसिस नाम का बैक्टीरिया कंट्रोल ही करता है इंसेक्ट को, तो माइक्रोब्स ही हुआ। 17 क्वेश्चन सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे यहाँ पर। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर पिरामिड कहाँ का दिया है, कहीं का भी बना दो, फिर तो पेड़ का बना दो नंबर पिरामिड, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करा उन्होंने कि आपको इसका बनाना है, नंबर पिरामिड को आपको एक्सप्लेन करना है ना। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय एग्जांपल, एक्वेटिक इकोसिस्टम की नेचर को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना था। आप कोई भी इक्वेटिक इकोसिस्टम ले सकते थे, पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, और उनको एक्सप्लेन कर देते। ड्रो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, स्कीमेटिक डायग्राम, भाई पिरामिड बनाना है बायोमास का, यहाँ पर नंबर का बनाओ तो यहाँ बायोमास का बनाओ, और में है, दोनों में से कोई एक ही करना था। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, है ना, लीटर हैं, इन सबको आपको बता देना था। एक्सप्लेन 2 सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड डिजीज, भाई हेवी फीवर होता है, हेडेक होता है, फलाना बुखार आता है, कितना हाई टेम्परेचर, याद आ रहा है क्या तुम्हें, है ना,
एक्सप्लेन मेन सोर्स ऑफ टाइफॉइड डिजीज ऑफ द इन्फेक्शन, कहाँ से फैल सकता है? वो याद करो, एक क्लासिकल एग्जांपल था मेरी मेलन, है ना? तो सॉरी, ये जो कंटामिनेटेड फूड होता है उसके द्वारा हो सकता है। कुक थी ना वो प्रोफेशन से, है ना? उसके नाखून बड़े हुए थे और नाखून में पता नहीं क्या-क्या घुसा हुआ था, उसकी वजह से हो रहा था, है ना? फिर आ जाते हैं, एक्सप्लेन 2 सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया डिजीज, मलेरिया के 2 सिम्पटम्स बताने थे। यहाँ पर भी और कुछ नहीं आया तो बुखार तो होना ही देना चाहिए ना, बुखार आ जाता है सर, है ना? पीरियोडिकली फीवर होता है, बेचैनी सी लगेगी, है ना? ये सारी चीजें लिख सकते थे। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ स्टेजेस में आपको ट्रोफोजोइट्स देखने को मिलते हैं, स्पोरोजोइट्स देखने को मिलते हैं, गेमेटोसाइट्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी थी और 18th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए एक न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी 12th का एग्ज़ाम दे के आए हैं, चाहे वो आरबीएसई से हैं, सीबीएसई में भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, लेकिन होने वाले हैं, है ना? अभी थोड़ा डिले है उसमें, लेकिन मैं खास बात आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने आरबीएसई का 12th एग्ज़ाम दे लिया है या 10th एग्ज़ाम जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, 27 आरबीएसई को 27 को फिनिश हो गए थे 10th के एग्ज़ाम, तो उन स्टूडेंट के लिए उज्जीवाल मास्टर्स अकेडमी लेके आया है एक स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट। नाम क्या है? यूएससीईटी, उज्जीवाल स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाला है ना? जो स्टूडेंट 11th इंटीग्रेटेड, 12th इंटीग्रेटेड या ड्रॉपर्स के लिए एडमिशन लेना चाहे, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसकी फेज फर्स्ट जो एग्जाम की है वो रहने वाली है मार्च 15 को। याद रखें डेट, 15th ऑफ मार्च को इसका जो एग्जाम है वो होने वाला है। जो स्टूडेंट 11th के लिए एग्जाम देंगे उनके लिए सिलेबस 10th में मैथ साइंस का रहने वाला है। 12th के लिए जो अपीयर होंगे, जो इन इस 2027 के लिए 12th प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए सिर्फ 11th का सिलेबस रहने वाला है। और ड्रॉपर स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए 11th और 12th दोनों ही क्लास का सिलेबस रहने वाला है, जहां पर 30-30 एमसीक्यू फ्रॉम ईच, है ना? फिजिक्स से 30 एमसीक्यू, केमिस्ट्री से 30 एमसीक्यू, मैथ और बायो से भी 30-30 एमसीक्यू ये रहने वाले हैं। नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बायो के क्वेश्चंस होंगे, और जेई के लिए है तो मैथमेटिक्स होंगे। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होगा। एग्जाम की डेट जो है वो रहने वाली है 15th ऑफ मार्च। आप चाहें तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन लिंक शेयर कर दिया जाएगा फॉर्म का, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके अलावा आप चाहें तो कोचिंग पे विजिट करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यहाँ से गाइडेंस जो है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह के एग्जाम होने वाले हैं। अच्छा, इस एग्जाम की स्पेशलिटी क्या है? इस एग्जाम से आपको क्या फायदा होने वाला है? यदि आप इन फ्यूचर इनरोल करना चाहते हैं उज्जीवाल मास्टर्स अकेडमी में, तो यहाँ आपको अब 10% टू 100% तक की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। आप अपनी फीस को 100% माफ करवा सकते हैं। दूसरा फायदा, जो एग्जाम देगा उसको मतलब रैंक के बिहाफ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम डिसाइड करेंगे, आपके जो स्कोर हैं उसके बेसिस पे उनको स्पेशल जो गिफ्ट हैं वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे। वो क्या गिफ्ट रहने वाले हैं, जब बोला है सर इंटरेस्टिंगली गिफ्ट होंगे तो उसका डिस्क्लोज करना इट विल बी नॉट गुड फॉर मी। ठीक है? तो आप इस एग्जाम के लिए जरूर अपीयर होवें, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। उज्जीवाल मास्टर्स अकेडमी में आप इनरोल होवें और नीट और जेई के लिए भी प्रिपेयर करें। तब तक के लिए रखते हैं होल्ड। मिलते हैं जरूर जल्दी ही 15th ऑफ मार्च को। 18th ऑफ मार्च से हमारे नए बैचेस जो है वो शुरू हो रहे हैं। 7 डेज के फ्री डेमो क्लासेस रहने वाले हैं, तो जितना जल्दी होए एनरोल करें अपने आप को। तब तक के लिए राधे राधे।